So hey guys, this is Soumya Agarwal and I welcome you to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. मैं मेरी टेक्निक बनाया एक स्टोरी की फॉर्म में। जिस तरह से मैंने स्टार्टअप रिवाइज़ करवाया था उसी तरह से मैं ये चैप्टर भी रिवाइज़ करवाऊँगी। तो आपने अगर स्टार्टअप फाइनेंस नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर जाके देख लेना। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है एक AFM थ्योरी की, और ये चैप्टर भी इन केस आपको आज तक समझ नहीं आया है तो मेरी गारंटी है कि इसके बाद ये चैप्टर आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा और इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप बहुत ईजिली एग्जाम में अपीयर करके आ पाओगे, इफ़ इन केस ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है इस चैप्टर से। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, कि क्या हमारा मैकेनिज्म रहता है सिक्योरिटाइजेशन का, मतलब कि क्या प्रोसेस रहता है। तो उसमें ना ध्यान रखना एक स्टोरी। किसकी स्टोरी है आज हमारा हीरो होगा श्याम। इसका नाम है श्याम। ये क्या है ना, एक बैंक है जिसका नाम है सिटी बैंक। और इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज इस प्रोसेस के बाद में मैं आपको पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताऊंगी और वो इस स्टोरी से ही बताऊंगी। तो ये स्टोरी हमारी जो है ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर करवा देगी, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखना। ये कौन है ना, एक सिटी बैंक में लोन मैनेजर है। क्या है ये? लोन मैनेजर है। मतलब ये लोन्स का डिपार्टमेंट देखता है, लोगों को लोन्स देने का, जो बैंक लोन दे दिए उसका डिपार्टमेंट ये देखता है। इज दी मैनेजर ऑफ लोन्स। अब क्या हुआ ना, इसके पास में 500 होम लोन्स हैं, यानी कि 500 लोगों को इसने क्या कर रखा है, होम लोन्स दे रखे हैं। तो इतनी इसके पास में होम लोन्स की फाइल्स हैं। अब क्या हुआ ना, शाम को हुई पैसों की ज़रूरत। अब हुआ ये कि शाम को पैसों की ज़रूरत हुई, मतलब बैंक को पैसों की ज़रूरत हुई। बट जो 500 लोन की फाइल्स थी उसमें जो रीपेमेंट था वो मतलब एज पर देयर EMI आ रहा था, धीरे धीरे करके आ रहा था। तो श्याम ने क्या करा ना, श्याम ने उन लोन्स का एक बंडल बना दिया। क्या बना दिया? एक बंडल बना दिया लोन्स का, ठीक है, बंडल ऑफ लोन्स। अब उसने क्या करा ना, जैसे ये तो 500 फाइल्स उसके पास होम लोन्स की थी, इस तरह से उस पर कुछ 300 अप्रॉक्स किसी और टाइप के लोन की थी। लाइक उसके पास में कार लोन था और भी अलग अलग तरह के उसने लोन्स इकट्ठे कर लिए और एक एक कैटेगरी के अलग अलग उसने क्या करे, बंडल्स बना लिए। लाइक जैसे हमारे केस में मैंने यहाँ कहा ना, ये 500 होम लोन्स का एक बंडल बना दिया। उसके अलावा उसने और अदर अदर केसेस के, अदर अदर टाइप ऑफ लोन्स के उसने क्या करे, बंडल्स बना दिए। मतलब सेम टाइप के लोन्स उसने क्या करे, एक ही बंडल में क्या कर दिए, पूल कर दिए। क्या कर दिए? पूल कर दिए। ये कुछ कीवर्ड्स में बोल रही हूँ, उसको ध्यान रखना। अब क्या हुआ ना, अब हुआ ये कि इसको लेकर के हमारे मिस्टर श्याम कहाँ चले गए। मिस्टर श्याम हमारे चले गए SPV के पास में। ये जो बंडल्स इन्होंने बनाए ना, ये बंडल्स को लेके ये कहाँ चले गए, ये चले गए एक SPV के पास में। अब आप कहोगे कि SPV कौन है? तो SPV ना एक कंपनी है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेफ ट्रस्ट SPV प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? सेफ ट्रस्ट SPV प्राइवेट लिमिटेड। अब ये SPV क्या करती है ना, इसका काम क्या होता है ना, इसका काम ये होता है कि ये लोन को खरीदती है और इसको किसी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करती है। क्या करती है? ये लोन्स को खरीदती है, जो लोग इसको लोन्स बेचते हैं, और उन लोन्स को कन्वर्ट कर देती है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, ये SPV का काम होता है। तो श्याम ने सोचा कि क्योंकि बैंक को पैसों की ज़रूरत है और हम पे इतने सारे लोन्स हैं, तो मैं ये बंडल्स को लेके किसके पास चला जाता हूँ, SPV के पास चला जाता हूँ। मैं उनको ये लोन्स बेच दूंगा और SPV से पैसे ले लूँगा। आई होप यहाँ तक का प्रोसेस आपको ईजिली क्लियर हो गया है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्टेप्स। उसके बाद में क्या हुआ, तो जब ये बंडल्स SPV के पास में आ गए, अब सेफ ट्रस्ट ने क्या करा ना, सेफ ट्रस्ट ने इतने सारे बंडल्स में से क्या करा ना, छोटे छोटे टुकड़ों में
बहुत सारी सिक्योरिटीज़ बना दी, क्योंकि उसने क्या करा, इनका कन्वर्जन कर दिया लोन्स का फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। कन्वर्जन ऑफ लोन्स इनटू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर रखी है वीडियो, तो उसको थोड़ा सा स्लो कर देना, वरना ये आपको नहीं समझेगा। ठीक है, तो इसने क्या करा, लोन्स को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर दिया। बहुत अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इसने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। एक तरह से इसने यहाँ क्या कर दी, इसने कर दिया अनबंडलिंग। आपके बैंक ने करा था बंडलिंग, और इसने क्या कर दिया, एसपीवी ने अनबंडलिंग। ये बंडल्स अब किसके पास आ गए, एसपीवी के पास में आ गए हैं। ठीक है, अब फिर क्या करा ना उसने, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में सिक्योरिटीज उसने बना दी, अब ये किसके पास में चली जाएंगी, ये एसपीवी क्या करेगा, ये इतने सारे ये जो हमारे लोग हैं, ये कौन है, हमारे इन्वेस्टर्स। कौन है, हमारे इन्वेस्टर्स। अब ये इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, ये इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़ को खरीद लेंगे, और ये पैसे किसको दे देंगे, एसपीवी को दे देंगे। मतलब एक तरह से क्या हुआ ना, यहाँ पर पहले एसपीवी के पास में लोन्स के बंडल्स आए, उसने क्या करा, लोन्स के बंडल्स को छोटी छोटी सिक्योरिटीज़ में अनबंडल कर दिया, और उसके बाद में उन सिक्योरिटीज़ को बेच दिया। मतलब जिस भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना था, उसने उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने उन उन सिक्योरिटीज़ को खरीद लिया और इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने क्या करा था, जिन्होंने हमारे सिटी बैंक से लोन लिया था। अब क्या हुआ ना, जैसे सपोज किसी किसी बोरोअर की ईएमआई ड्यू हुई। अब वो आ गया सिटी बैंक के पास में कि मेरी ये होम लोन की ईएमआई है, मुझे ये देनी है। तो उसने क्या करा ना, अब ये जो ईएमआई है, अब ये सिटी बैंक के पास नहीं जाएंगी, अब ये जाएंगी एसपीवी के पास में, यानी कि सेव ट्रस्ट के पास में। जो बोरोअर्स हैं सिटी बैंक के, क्योंकि सिटी बैंक ने तो एसपीवी को बेच दिए ना अपने लोन्स, तो इस वजह से जो भी ईएमआईज होंगी, अब वो कौन कलेक्ट करेगा, वो कलेक्ट करेगा आपका एसपीवी। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि मैम अगर जो हमारा मतलब बोरोअर्स हैं, जो सिटी बैंक के बोरोअर्स हैं, जो ये श्याम ने जिसको लोन्स दिए थे, अगर इन लोगों ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, उस केस में क्या होगा। तो अगर ऐसा हुआ कि ये जो 500 होम लोन वाले थे, इन्होंने श्याम को देने का तो वादा किया था, बट इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, बिकॉज आपको भी पता है प्रैक्टिकल सिनेरियो में ऐसा होता ही है कि कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो डिफ़ॉल्ट करते ही हैं इन द पेमेंट ऑफ लोन। उस केस में क्या होगा, उस केस में तो एसपीवी का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एसपीवी ने क्या करा, एसपीवी ने तो लोन्स के बदले सिटी बैंक को पैसे दे दिए। तो इस केस के लिए भी एक सेफगार्डिंग है। इस वाली सिचुएशन के लिए भी क्या है कि इन केस अगर कुछ डिफ़ॉल्ट होता है ना, तो जो एसपीवी है वो क्या कर सकती है, एक सेकेंड प्लीज़, इसके लिए मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर देना। एक्चुअली आई एम नॉट वेरी यूज टू ऑल दिस, मैं अभी सीख रही हूँ ये सब, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी ना दिक्कत होती है लिखने में, बट धीरे धीरे आई विल बी यूज टू एंड आई विल बी अ परफेक्टिव इन दिस। चलो, तो देखो इसमें क्या होता है ना, हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, कि अगर ये लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं बोरोअर्स, तो क्या होगा ना, तो जो एसपीवी है वो किसके पास चली जाएगी, वो एसपीवी चली जाएगी श्याम के पास में, और श्याम से बोलेगी क्यों भाई, तुमने जिनके लोन दिए थे वो तो पैसा दे ही नहीं रहे हैं, चलो हमारा पैसा दो। तो अब इस केस में श्याम के पास दो रास्ते होंगे, या तो वो एसपीवी को पेमेंट कर देगा, और या फिर क्या करेगा, जो भी उसने लोन्स बेचे थे ना एसपीवी को, वो लोन्स वो वापस खरीद लेगा और बोलेगा अब ये मेरी हेडक ही है। मतलब वो अपनी हेडक वापस ले लेगा एक तरह से। तो या तो वो क्या करेगा, या तो वो डिफ़ॉल्टेड लोन्स को वापस ले लेगा, और या फिर उन डिफ़ॉल्टेड लोन्स के बदले पेमेंट कर लेगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए सेफगार्ड जो मिलेंगे आपकी एसपीवी को, मतलब वापस, नॉट रिडीम्ड, वापस ले लेगा वो, रिटर्न। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक और केस है। अब वो सिचुएशन क्या बनेगी ना, वो सिचुएशन ये बनेगी कि ये तो हमने बात कर ली उन लोगों की जो आपके डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। तो मैम इसका मतलब ये हुआ ना कि जो श्याम के बोरोअर्स हैं, वो क्या करेंगे, अब इंस्टेड ऑफ श्याम वो चले जाएंगे एसपीवी के पास में और उनको पैसे दे देंगे, जो भी श्याम के बोरोअर्स थे, जो भी सिटी बैंक के बोरोअर्स थे, मतलब होम लोन वाले थे। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है ना कि जो बोरोअर्स हैं वो डायरेक्ट एसपीवी के पास में नहीं जाते हैं। अब यहाँ पे भी ना
एक हमारी एक और पार्टी आती है और उसका नाम है आरपीवी। बहुत सारी पार्टीज़ हैं यहाँ, इसलिए मैं ये स्टोरी बता रही हूँ। आरपीवी का काम होता है कि जो भी बोरोवर्स हैं उनसे वो क्या करता है, ईएमआई के पैसे कलेक्ट करता है और उसके बाद में वो क्या कर देता है, उसके बाद में वो एसपीवी को वो पैसे दे देता है। अब एसपीवी उसके बाद में क्या करता है, जो भी एसपीवी ने जिन जिन इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज़ बेची थी ना, मतलब जिन जिन इन्वेस्टर्स ने उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया था, जब उसके पास में पैसा आ जाता है ईएमआई के थ्रू, तो फिर वो क्या कर देता है, इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिटर्न तो दोगे ना इन्वेस्टर्स को, तो फिर वो उस पैसे से रिटर्न्स दे देता है टू दी इन्वेस्टर्स। तो अभी तक की साइकिल आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। चलो क्विकली एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ पूरी की पूरी स्टोरी को। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो आपका सिटी बैंक था, उसने क्या करा, सिटी बैंक में श्याम ने बंडल्स बना दिए लोन्स के, और वो बंडल्स जाके उसने क्या करे, उसने दे दिए आपके सेफ ट्रस्ट को यानी कि एसपीवी को। एसपीवी ने क्या करा, उन बंडल से छोटे छोटे से सिक्योरिटीज बना दिए और उनको इन्वेस्टर्स को बेच दिया। ठीक है। अब यहाँ पर ना दो सिचुएशंस हुई। पहली सिचुएशन ये हुई कि जो श्याम के जो बोरोवर्स थे, सिटी बैंक के जो बोरोवर्स थे, उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो जब पैसा नहीं दिया तो फिर इन्होंने क्या करा, ये वापस से चले गए श्याम से और श्याम से इन्होंने पैसे निकलवा लिए या लोन्स वापस दे दिए श्याम को। दूसरा सिचुएशन ये था कि जब जो बोरोवर्स थे वो ईएमआई भरने को तैयार थे, तो उस केस में भी हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे भी एसपीवी को डायरेक्टली जाके वो लोग पैसा नहीं दे सकते थे। यहाँ पे हमारा एक बीच में इंटरमीडियरी आया था और उसका नाम था आरपीवी, और उसने क्या करा था, उसने बोरोवर से पैसे खरीदे, मतलब लिए थे, और उसके बाद में उसने एसपीवी को दिए थे। फिर जब एसपीवी के पास में वो पैसा आ गया, जो ये लोन्स का एक्चुअल रिपेमेंट आना था, तो वो वही तो एसपीवी की अर्निंग्स हुई ना। तो फिर उसने क्या करा, एसपीवी ने उस वाले पैसे से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या दे दिया, रिटर्न दे दिया। ठीक है, उसने क्या करा, उस पैसे से रिटर्न दे दिया। तो एक तरह से एसपीवी के पास में जो मेन पैसा आ रहा है वो लोगों का वही आ रहा है, जो मतलब एक तो जो इन्वेस्टर्स उसको दे रहे हैं वो, और जो ये लोन वाले लोग अपना रिपेमेंट कर रहे हैं वो, बट इन्वेस्टर्स को तो बदले में रिटर्न चाहिए होता है ना। तो एक तरह से एसपीवी की सोल अर्निंग वही हुई, जो उसको लोन्स बिके थे, जो उसने मतलब लोन्स खरीदे थे, उनकी जब उसको ईएमआई मिलती है तब। ठीक है। तो ये अभी तक का जो है वो स्टोरी है। तो अब क्या स्टोरी ख़त्म हो गई? तो हाँ, ऑलमोस्ट स्टोरी ख़त्म हो गई। अब इसमें ना एक चीज़ और है कि अब जो एसपीवी है वो सोचता है कि किस इन्वेस्टर को सबसे पहले रिटर्न दूँ। अब यहाँ पे पैसा तो आ गया एसपीवी के पास में, अब इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं, तो अब वो एसपीवी किसको सबसे पहले रिटर्न देगा? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है और वो आता है किसका? ट्रेंचेस का आता है। ट्रेंचेस कह लो, ट्रांस कह लो, कुछ भी कह लो, जो आपको कहना है। तो होता ये है कि बोरोवर्स की ईएमआई के हिसाब से ना जो लोन्स हैं उनका रिस्क लेवल डिसाइड होता है और जो फर्दर सिक्योरिटीज़ है वो बनते हैं। तो हुआ ये था कि जैसे इसके पास में इतने सारे लोन्स आए थे, किसके पास में? एसपीवी के पास में इतने सारे लोन्स आए थे। तो उसने क्या करा था, उनकी छोटी-छोटी सिक्योरिटीज़ बना दी थी। अभी सिक्योरिटीज़ उसने किस टाइप के बेसिस पे बनाई थी? बिकॉज़ सिक्योरिटीज़ का भी ये रहता है कि आपको ये तो रूल पता ही होगा ना कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं इनका एक ही लेवल का रिटर्न नहीं होता, किसी में हाई लेवल का रिटर्न होता है और किसी में लो लेवल का रिटर्न होता है। उसी तरह से इनके रिस्क भी जो होते हैं वो बाइफरकेटेड होते हैं। कई बार ऑब्वियसली ऐसा होता है कि एक सिक्योरिटी के कंपैरिजन में दूसरे में रिटर्न ज़्यादा है बट रिस्क कम है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बट मैं बस ये बोल रही हूँ कि इसमें डिफरेंस रहता है। ठीक है। तो अब ये जो डिफरेंस है, मतलब ये हमने लोन से हमने अनबंडलिंग करी है ना सिक्योरिटीज़ में, तो ये हम किस तरह से करते हैं, इसका रिस्क लेवल किस तरह से डिसाइड होता है? तो इसका रिस्क लेवल इस तरह से डिसाइड होता है कि जो सबसे लेस वाली रिस्की वाली जो सिक्योरिटी होती है ना, उसमें हम सबसे पहले रिपे करते हैं, दैट मीन्स रिटर्न देते हैं। और जो सबसे हाई रिस्की वाली होती है ना, उसमें हम सबसे बाद में रिटर्न देते हैं। मतलब हम जो है, हम सिक्योरिटीज़ को इस टाइप से बनाते हैं, इन लोन्स के कंपैरिजन में हम इस टाइप से बनाते हैं कि जो सबसे कम वाली रिस्क होती है जिसमें, उसको हम सबसे पहले रिपे करेंगे, और जो सबसे ज़्यादा रिस्की वाली लोन से सिक्योरिटी बनी है उसको हम सबसे बाद में रिपे करेंगे। रिपे का मतलब यहाँ रिटर्न देना, इन्वेस्टर्स को हम रिटर्न देते हैं ना, तो यहाँ पे उस चीज़ की बात हो रही है। अब ये इन्वेस्टर्स के ऊपर है कि वो किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस,
ये पूरा एक मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता होगा जिसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑब्वियसली लिखी होती होंगी। तो इन लोन्स की रिस्क लेवल के बेसिस पे ही ये सिक्योरिटीज़ बनती है और उसी के बेसिस पे पेमेंट होता है। तो जो सबसे लेस रिस्की वाली होती है ना, उसमें सबसे पहले रिपेमेंट होता है, सबसे पहले रिपेमेंट होता है, ठीक है? और उसके बाद में फिर धीरे-धीरे करके और लोगों को रीपे होता है। नाउ इसमें भी ना एक टर्म निकल कर के आता है एंड दैट इज़ रेटिंग एजेंसी। तो ये जस्ट मैंने आपको जो बताया कि एसपीवी जो है रिस्क के बेसिस पे ये सिक्योरिटीज़ को बनाती हैं, तो इसमें ये इनको हेल्प करता है कौन? एक रेटिंग एजेंसी हेल्प करती है। तो रेटिंग एजेंसी का काम ये होता है कि ये जो लोन है ना, लोन का पूल है, इसको रिस्क के लेवल पे रेट करती है, चेक करती है और फिर उसके बाद में जब ये ऐसा कर लेती है, तो फिर आपकी जो एसपीवी है वो क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ बनाते हैं और उनका रीपेमेंट करता है। ठीक है? चलो मैं एक बार आपको फटाफट से दोबारा से ये पूरी की पूरी स्टोरी रिवाइज़ करवा देती हूँ और फिर हम जो है इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हुआ ये, अब ये अभी जो मैं करा रही हूँ उसके बाद आपको ये स्टोरी एकदम याद हो जानी चाहिए। तो देखो सबसे पहले हुआ ये कि श्याम के पास में लोन्स थे, सिटी बैंक का वो लोन मैनेजर था। उसने क्या करा, उसने जो थे बहुत सारे बंडल्स बना दिए अपने लोन के सेम टाइप ऑफ नेचर के और वो चला गया किसके पास में, एसपीवी के पास में। एसपीवी ने क्या करा, उसने लोन्स खरीद लिए और श्याम को पैसे दे दिए। अब एसपीवी ने क्या करा ना, ये जो इतने सारे लोन्स के उसको बंडल मिले थे, उसने उसको छोटी-छोटी सिक्योरिटीज़ में डिवाइड करा। छोटी-छोटी सिक्योरिटीज़ में डिवाइड उसने कैसे करा, उसने जो रेटिंग एजेंसी थी, रेटिंग एजेंसी जो थी, उससे उसने क्या करी, हेल्प ली और इसकी रिस्क के अकॉर्डिंग इसको रेट करा और अलग-अलग सिक्योरिटीज़ को जो है वो बाइफरकेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। फिर क्या हुआ, ये सिक्योरिटीज़ जो थी, ये आपके इन्वेस्टर्स ने खरीद ली। इन्वेस्ट कर दिया, उनको जिस भी टाइप ऑफ लेवल ऑफ रिस्क और रिटर्न चाहिए था, उस अकॉर्डिंग उन्होंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब हुआ ये कि ये जो सिटी बैंक के बोरोवर्स थे, इनको क्या करना था, मतलब अपना लोन का रीपेमेंट करना था। तो सिचुएशन ऐसी हुई कि कुछ लोगों ने तो रीपे कर दिया, कुछ ने नहीं करा। जिन्होंने रीपे नहीं करा, उनकी वसूली किससे करी इन्होंने? श्याम से करी। और जिन्होंने कर दिया, तो उनका पेमेंट किसने करा? आरबीआई के थ्रू, मतलब वो लोग पहले आरबीआई पे गए और आरबीआई ने क्या करा? एसपीवी को पैसे दिए और फिर एसपीवी ने क्या करा? इन इन्वेस्टर्स को बेटिंग बेस्ड ऑन दीज़ रेटिंग ओनली, बेस्ड ऑन दीज़ रेटिंग इन्होंने इन इन्वेस्टर्स को क्या करा? रिटर्न दिया। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द मैकेनिज़्म ऑफ योर सिक्योरिटाइज़ेशन। इसके बाद में जब आप पूरे ये स्टेप्स पढ़ोगे ना, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। इसकी स्टेप्स मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। स्टेप्स आपके हैं, क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स, जो कि श्याम ने करा था, एसेट्स की बंडलिंग जो उसने करी थी। उसके बाद में ट्रांसफ़र टू एसपीवी, यानी कि लोन्स को उसने क्या करा, एसपीवी को ट्रांसफ़र कर दिया। फिर थर्ड पॉइंट है आपका सेल ऑफ सिक्योरिटाइज़ पेपर, तो एसपीवी ने क्या करा, सिक्योरिटीज़ को इन्वेस्टर्स को बेच दिया। फोर्थ पॉइंट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असेट्स, तो इसमें यह है कि हम कलेक्ट करते हैं प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फ्रॉम द अंडरलाइंग असेट्स। अब यहाँ पे अंडरलाइंग असेट्स किसको बोला जा रहा है कि आपने सपोज किसी को लोन दिया है, तो लोन जो दिया है, अब आप उनसे पैसा लेने वाले हो, तो आपके तो वो असेट्स हो गए ना। तो वही चीज़ है कि वो जब आपको क्या करेंगे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देंगे, आपके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देंगे अपने लोन का। उसके बाद में रिकोर्स टू ओरिजिनेटर, उस केस में अगर कुछ भी डिफ़ॉल्ट होता है। रीपेमेंट ऑफ फंड्स, मतलब आरबीआई जो है वो आरबीआई जो है, बोरोवर जो है वो आरबीआई को फंड्स देंगे और आरबीआई क्या करेगा, एसपीवी को फंड्स देगा। एंड क्रेडिट रेटिंग टू इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि ये रेटिंग एजेंसी करती है। जब एसपीवी क्या करता है, एसपीवी अपने इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग करता है। तो उससे पहले वो क्या करते हैं, रेटिंग एजेंसी एसपीवी की हेल्प करती है। ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैकेनिज़्म ऑफ सिक्योरिटाइज़ेशन। अब आप ये चैप्टर की थ्योरी पढ़ोगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, जिसका नाम है हमारा पार्टिसिपेंट्स। अगर हम बात करें तो देयर आर 9 पार्टिसिपेंट्स। इसी स्टोरी से ही हम सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स को भी सम अप कर लेंगे। तो पहली जो हमारी कैटेगरी होती है पार्टिसिपेंट्स की, वो होती है प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स और दूसरा होता है सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स। तो नाम से ही पता लग रहा है, प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स वो होते हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं और सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स वो होते हैं जो एक तरह से इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म में सपोर्ट करते हैं। तो प्राइमरी में हमारा कौन था, सबसे पहले तो हमारा श्याम ही था।
श्याम कौन था? श्याम था हमारा ओरिजिनेटर। क्या था? ओरिजिनेटर। हु इज द ओरिजिनेटर? कौन होता है ओरिजिनेटर? क्या कीवर्ड्स लिख के आएंगे हम अगर हमें ओरिजिनेटर के बारे में लिखना होगा तो इसमें ध्यान रखना कि ओरिजिनेटर इज द इनिशिएटर ऑफ डील, या फिर आप इसको सिक्योरिटाइजर भी बोल सकते हो। ओरिजिनेटर या फिर सिक्योरिटाइजर, जो कि सिक्योरिटाइजेशन शुरू कर रहा है, सिक्योरिटाइजर। ठीक है। इसका जो काम होता है वो क्या होता है कि जो भी उसके पास में असेट्स हैं उसकी बुक्स में, वो उसको बेच दे और क्या करे, फंड ले आए। जैसे कि श्याम जो था वो सिटी बैंक का क्या था, लोन मैनेजर था। तो सिटी बैंक की बैलेंस शीट में जो लोन्स हैं वो एसेट साइड में ही तो आ रहे होंगे, तो वो एक तरह से सिटी बैंक्स के क्या हो गए, असेट्स हो गए। यहाँ पे जो भी लोन्स आ रहे थे, तो इसने क्या करा था, इन लोन्स का बंडल बनाया था और उनको एसपीवी को बेच दिया था। तो ही इज दी ओरिजिनेटर। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर एसपीवी इसी से ही पैसे मांगती है। मतलब श्याम का मतलब, मैं बार बार श्याम श्याम बोल रही हूँ, बट श्याम का मतलब यहाँ पे सिटी बैंक से है, बिकॉज श्याम एक तरह से सिटी बैंक के लिए ही काम कर रहा है ना, तो वही चीज़ है। ठीक है। दूसरा कौन है यहाँ पे, एसपीवी। दूसरा प्राइमरी पार्टिसिपेंट है कौन, एसपीवी, जिसको श्याम क्या कर रहा है, लोन बेच रहा है। तो यही तो मतलब वो मेन बॉडी है जिसकी वजह से सिक्योरिटाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। तो ओरिजिनेटर क्या करते हैं, अपनी सारे के सारे राइट्स जो भी इस असेट्स पे हैं, यानी कि जो ईएमआई कलेक्शन का राइट होता है वो क्या कर देता है, एसपीवी के लिए ट्रांसफर कर देता है। जो भी लोन्स जो भी एसेट्स होते हैं उस बैंक के, वो अब से क्या करेंगे, वो आपके एसपीवी को दिया करेंगे। तो ये क्या होता है, ये क्रिएट करा जाता है स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ओनली। ये बॉडी जो है इसी के लिए क्रिएट की गई है और इसका काम यही होता है कि ये जो है पैसे देता है ओरिजिनेटर को, और ओरिजिनेटर के जो भी राइट्स हैं वो ले लेता है। और थर्ड प्राइमरी पार्टी जो आती है वो कौन आती है, वो आती है आपके इन्वेस्टर्स। तो वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने अल्टीमेटली एसपीवी से क्या करी है, उन सिक्योरिटीज़ को खरीदा है। बिकॉज आप खुद सोचो, अगर इन तीनों पार्टीज़ में भी कोई एक पार्टी नहीं होगी, तो क्या हमने ये जो पूरा का पूरा इतना लंबा चौड़ा मैकेनिज्म डिस्कस किया था, ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। क्योंकि इसने क्या करा, इसने लोन्स को बेचा, इसने उन लोन्स को सिक्योरिटी में कन्वर्ट करा, और इन सिक्योरिटीज़ को खरीदा किसने, इन्वेस्टर ने। तो अगर ये या इनमें से कोई एक नहीं होगा तो ये साइकिल कैसे चलेगी? तो फिर ये बीच में ही अटक जाएगी। इस वजह से ये तीन यहाँ पर क्या है, ये हैं आपके प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स। अब सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स कौन है, सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स में एक तो आपका कौन है, रेटिंग एजेंसी, जिसने क्या करा था, हेल्प करी थी एसपीवी को रेट करने में। तभी तो उसने अनबंडलिंग करी थी लोन्स की और उनको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करा था। तो कौन है आपकी, रेटिंग एजेंसी। दूसरी कौन है, दूसरी है आपकी आरपीए। अब मैं बार बार आरपीए बोल रही थी, अब मैं यहाँ बताती हूँ आरपीए का मतलब क्या है। आरपीए का मतलब है रिसीविंग एंड पेइंग एजेंसी। रिसीविंग एंड पेइंग एजेंसी, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंसी क्या कर रही है, इसको हम एक और वर्ड से बोलते हैं, और क्या बोलते हैं हम इसको, सिक्योरिटा सॉरी सर्विसर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर। क्या बोलते हैं हम इसको, सर्विसर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्या कर रहा है, ये एक तरह से लोगों से पैसे लेके और एसपीवी को ट्रांसफर कर रहा है ना, इसको हम बोलते हैं सर्विसर, सर्विस दे रहा है ये, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर। ये कलेक्ट करता है पेमेंट जो भी ऑब्लिगर्स से ड्यू होता है, और फिर किसको देता है, वो एसपीवी को देता है। अच्छा, अभी मैंने एक वर्ड बोला ऑब्लिगर। अब आप बोलोगे कि ये ऑब्लिगर कौन है, ऑब्लिगर कहाँ से आ गया। तो ऑब्लिगर वो लोग हैं जिन्होंने सिटी बैंक से लोन ले रखा था, जिनके अल्टीमेटली लोन को सिटी बैंक ने बेचा था। तो ऑब्लिगर्स कौन है, वो लोग हैं जिनके लोन्स की जो श्याम था उसने बंडलिंग करी थी। तो यानी कि वो पार्टी जो कि ओ करती है मनी, क्या करती है, ओ करती है मनी टू द फर्म। एंड ये क्या होती है, ये होती हैं असेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ होम, ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर की बैलेंस शीट में ये ऑब्लिगर्स क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपके यहाँ पर ना कुछ पार्टीज और हैं, तीन पार्टीज आपके और हैं। कौन कौन सी तीन पार्टीज हैं और आपकी, एक आपकी होती है एजेंट या फिर ट्रस्टी। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने एसपीवी से सिक्योरिटीज खरीदी है ना, इनके इंटरेस्ट की रक्षा करते हैं, केयर करते हैं। एक होता है आपका क्रेडिट इन्हांसर।
क्रेडिट इन्हांसर क्या करता है? क्रेडिट इन्हांसर आपका गारंटी देने वाली कंपनी होती है, तो ये एक तरह से एक्स्ट्रा सेफ्टी देती है। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे सपोज हमारी ये सिचुएशन हो रही थी कि जो एसपीवी है उसको वो जो ऑब्लिगर्स हैं वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो उस केस में हमने ये देखा था कि जो आपका एसपीवी था उसके पास में ये राइट है कि वो जो आपका मतलब श्याम है जो आपका ओरिजिनेटर है उससे पैसे मतलब वापस ले सकता है वो। तो अब सिचुएशन देखो ऐसी हो सकती है कि उस ओरिजिनेटर पे तो पहले ही पैसे नहीं थे और अभी भी उसने जिस पर्पस के लिए पैसे लिए होंगे तो उसने हो सकता है कि उस पर्पस में उसको लगा दिया हो। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या एसपीवी को पैसे मिलेंगे ही नहीं, कि ना तो उसको वो बोरोवर दे रहा है, मतलब ना तो ऑब्लिगर दे रहा है पैसे एसपीवी को और ना ही ओरिजिनेटर दे रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे एक और टर्म आई एक्स्ट्रा, एक तरह से सेफ्टी देने के लिए, क्रेडिट इन्हेंसर। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक एडिशनल कंफर्ट चाहिए होता है, जिससे क्या होता है ना, जिससे मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज जो है वो प्रॉपर रहती हैं। तो या तो आपका ओरिजिनेटर पैसे देगा या फिर आपकी थर्ड पार्टीज जो होंगी वो देंगी जो पैसा है एसपीवी को इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो एक तरह से क्या करते हैं, एक तरह से एडिशनल कंफर्ट देते हैं। ठीक है। अब ये जो भी आपकी पार्टीज है ना, ये क्या कर रही है, एक तरह से इन्वेस्टर्स के पैसे को सेफगार्ड कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स ही वो लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं उन पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में जो लोन से बन के आई हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक लास्ट होती है आपकी पार्टी जिसका नाम होता है स्ट्रक्चरर। तो ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं इसको हम अरेंजर भी बोलते हैं डील के। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अरेंजर होते हैं, मतलब जो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक साथ लेकर के आते हैं, जो ये प्रोसेस करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरर, जो डील अरेंज करता है। ठीक है। तो कौन कौन सी सेकेंडरी पार्टीज हो गई आपकी? 6 पार्टीज हैं। कौन कौन सी? ऑब्लिगर्स, रेटिंग एजेंसी, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, क्रेडिट एनहांसर, एजेंट या ट्रस्टी और स्ट्रक्चरर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं, बेनिफिट्स और मैकेनिज्म, सॉरी पार्टिसिपेंट्स एंड मैकेनिज्म। अब फीचर जो है ना वो भी इसी में से ही आप लिख सकते हो, अगर आपको फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन लिख के आए। सबसे पहले तो सिक्योरिटाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है? सिक्योरिटाइजेशन की डेफिनेशन में आपको लिख के आना होगा, इलिक्विड असेट्स को अगर हम क्या करें, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दें। इलिक्विड असेट्स मतलब वो असेट्स जो लिक्विड नहीं हो पा रहे थे, और हम इसका क्या कर रहे हैं, इसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, जिसमें इन्वेस्टर्स अल्टीमेटली इन्वेस्ट करें। सो दिस इज ऑल अबाउट सिक्योरिटाइजेशन। अब इसके फीचर्स अगर हमको लिखने को बोला जाएगा तो हम क्या लिखेंगे इसके फीचर्स? तो जो भी आपने मैकेनिज्म में पूरा पढ़ा है ना उसी को ही लिख देना। जैसे सबसे पहले तो हम क्या करें, सबसे पहले हम क्रिएशन कर रहे हैं ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लोन को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ही तो क्रिएट कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ हो गई, मतलब जो एसपीवी कर रहा है। फिर यहाँ पर क्या होती है, बंडलिंग और अनबंडलिंग होती है। बंडलिंग ओरिजिनेटर करता है और अनबंडलिंग कौन करता है, एसपीवी करता है। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हो रही है ट्रेंचिंग हो रही है। ट्रेंचिंग मैंने आपको बताया था, जो रेटिंग एजेंसी भी हेल्प करती है, बेस्ड ऑन रिस्क यहाँ पे रेटिंग दी जाती है। उसके अलावा होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का मतलब क्या हुआ, जो आपके बंडलिंग और अनबंडलिंग हो रही थी वो सेम टाइप के लोन से हो रही थी ना, तो यहाँ पे हो गया होमोजेनिटी। ये सारे मतलब आपके फीचर्स हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे होता है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। जिस इन्वेस्टर को जितना रिस्क उठाना है उस हिसाब से आप वो करते हो। और जो श्याम है ना, मतलब स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस का मतलब ये है कि जिस भी इन्वेस्टर को जितना रिस्क उठाना है वो उस अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करता है। और एक है टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे कितनी सारे जो है इनको सेफ्टी मिल रही है। जैसे इनके पास में ट्रस्टी भी हैं, उसके अलावा इनके पास में आपके क्रेडिट इन्हांसर्स भी हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिस्क भी प्रॉपर मैनेज हो रहा है। वरना क्या होता है ना, वरना ऐसा होता कि सिर्फ वो जो श्याम था वही इसमें लगा रहता कि वो जो है वो लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रहा, लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है, मतलब लोन का रिपेमेंट ले नहीं पा रहा लोगों से, तो उसका पैसा डूबने का रिस्क रहता। बट यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि वो सिक्योरिटाइजेशन वाले प्रोसेस में पहुँच गया, तो पहले तो उसका काम नहीं अटका, उसको पैसा टाइम पे मिल गया।
दूसरी चीज़ ये हुई कि ये रिस्क एक तरह से श्याम से शिफ्ट होकर के आगे के लोगों को चला गया, लाइक क्रेडिट एनहांसर पे। मतलब ऑल्दो प्राइमरीली जो है ओरिजिनेटर ही है था उसमें, जो मतलब जो जिम्मेदार था इस चीज़ के लिए, रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन एक तरह से शिफ्ट तो हुआ ना थोड़ा, या फिर उसका पैसा तो नहीं अटका ना। तो ये चीज़ यहाँ पर है, टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स। 4-5 फीचर्स भी याद कर लोगे तो हो जाएगा इसी से। उसके बाद में एक चीज़ और है इसी टॉपिक से, जो कि है बेनिफिट्स, कि क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। अब बेनिफिट्स यहाँ 2 लोगों को होते हैं। किस-किस को? एक तो ओरिजिनेटर को, जो कौन है? श्याम है। और दूसरा किसको होता है बेनिफिट? एसपीवी को नहीं, इन्वेस्टर्स को। ठीक है? तो यहाँ पे हम 2 लोगों के एंगल से पढ़ेंगे, ओरिजिनेटर और इन्वेस्टर। ओरिजिनेटर का मतलब कौन हो गया हमारे केस में? श्याम। ठीक है? तो ओरिजिनेटर को क्या हुआ ना, ओरिजिनेटर को एक तो मिल गई ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, यानी कि उसने लोन नहीं लिया फिर भी उसको पैसे मिल गए। मतलब उसने अपने लोन्स को ही तो बेच के पैसे ले लिए ना, तो यहाँ पे क्या मिल गए उसको? ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। दूसरा क्या हुआ ना, उसको अपने मेन बिजनेस पे फोकस करने का ज़्यादा टाइम मिल गया। इस वजह से उसको ज़्यादा स्पेशलाइजेशन मिल गया अपने मेन बिजनेस में। क्योंकि अगर बैंक ये लोन के ही रिपेमेंट में लगा रहता तो बैंक अपना और काम कब करता। बट बैंक क्योंकि इस झमेले से छूट गया था, इस वजह से वो अपने मेन बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर पाया। ठीक। उसके बाद में इससे क्या होता है ना, फाइनेंशियल रेशियोज भी आपके इम्प्रूव हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पैसा जो है वो उन लोगों को ही दे रखा है, जो मतलब आपके बोरोवर्स हैं, तो वहाँ पे आपकी फाइनेंशियल रेशियोज इम्पैक्ट होते हैं ना। बट यहाँ पे आपको सॉलिड पैसा आ गया, लिक्विडिटी मिल गई, तो इससे आपके क्या हो जाते हैं? इम्प्रूव हो जाते हैं फाइनेंशियल रेशियोज भी। और क्या होता है ऑब्लिगर ओरिजिनेटर को फ़ायदा? ओरिजिनेटर को फ़ायदा ये होता है कि उसकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है? अच्छा, अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि एसपीवी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको क्या बेनिफिट है? ये क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो इनको भी यहाँ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला तो इनको अलग-अलग रिस्क की सिक्योरिटीज़ मिल जाती हैं, यानी कि डाइवर्सिफ़िकेशन मिल जाता है रिस्क का। ये चाहें तो एक पोर्टफोलियो ऐसा बना सकते हैं जिसमें थोड़े ज़्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स ले लें और थोड़े कम रिस्क वाले ले लें। उसके अलावा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है, इन्वेस्टर्स को एक तरह से ये बिलीव होता है कि इनका पैसा यहाँ डूबेगा नहीं, इनको प्रॉपर रिटर्न्स मिल जाएंगी। और इनको डिफ़ॉल्ट के अगेंस्ट भी क्या मिल जाती है? प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो डिफ़ॉल्ट के केस में इनको जो है प्रोटेक्शन मिल जाती है, डिफ़ॉल्ट नहीं होता है इनका जो भी रिपेमेंट होता है वो। तो इनको भी क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? डाइवर्सिफ़ाइड रिस्क, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड डिफ़ॉल्ट से इनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो ये 4 टॉपिक जो हैं इस स्टोरी से आपको याद रखना है। हमारा हीरो कौन था स्टोरी में? श्याम था। उसके बाद में कुछ और टॉपिक्स हैं, वो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं सिक्योरिटाइज़ेशन में? तो उस पूरे प्रोसेस की ना कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वो प्रॉब्लम्स होती हैं कि सबसे पहली प्रॉब्लम होती है, जैसे जो हमारे एग्ज़ाम्पल में श्याम है, तो वो 500 लोन लेके एसपीवी के पास में गया। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, गवर्नमेंट आ गई बीच में और गवर्नमेंट बोली कि मिस्टर श्याम, आप ये जो लोन्स ट्रांसफ़र कर रहे हो एसपीवी को, आप क्या करो, आप इसके बदले क्या करो, एक मॉर्टगेज डेट स्टैम्प ड्यूटी दो। और ये जो स्टैम्प ड्यूटी है ना, ये आपकी 12% तक भी हो जाती है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है सिक्योरिटाइजेशन में? स्टैम्प ड्यूटी लगती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर 2-2 बार टैक्स लग जाता है। एसपीवी को लग जाता है एज़ अ ट्रस्टी इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, और आपके इन्वेस्टर्स को लग जाता है फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। तो एसपीवी को भी टैक्स देना होता है और इन्वेस्टर्स को भी टैक्स देना होता है, बिकॉज इन्वेस्टर्स तो अल्टीमेटली रिटर्न्स वगैरह से इनकम करते ही हैं क्रिएट। उसके अलावा अकाउंटिंग की भी प्रॉब्लम होती है। अब अकाउंटिंग और इसी से ही जुड़ा हुआ एक पॉइंट है आपका लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या प्रॉब्लम रहती है सिक्योरिटाइजेशन में? तो प्रॉब्लम ये रहती है कि यहाँ पर ना प्रॉब्लम अराइज होती है कि जब हम असेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, लाइक एसपीवी को हम जो हमारे अंडरलाइंग असेट्स हैं, जो जैसे श्याम ने दे दिए बैंक के अंडरलाइंग असेट्स एसपीवी को, तो इस चीज़ की अकाउंटिंग कैसे हो? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली पेमेंट नहीं हो रहा, बट वो लोन्स क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं वो बैलेंस शीट से।
तो किस तरह से यू विल डू इट्स अकाउंटिंग, एंड उसमें भी किस तरह से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप अकाउंटिंग करोगे, उसका कहीं कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, क्योंकि जैसे एसपीवी के पास में श्याम आया, वैसे हो सकता है कोई राम हो, कोई और हो। तो देयर कैन बी डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिनेटर्स, और यहाँ पर ओरिजिनेटर का सबका अपना अपना ओन फॉर्मेट होता है फॉर डॉक्यूमेंटेशन। तो इस ओन फॉर्मेट की वजह से क्या होता है, सब अपने अपने मन से बना के ले आते हैं डॉक्यूमेंट्स, और कोई भी यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता। फिर यहाँ पे एक इनएडिक्वेट डेट मार्केट है, उसकी वजह से ये होता है कि कोई भी यहाँ पे वेल डेवलप्ड डेट मार्केट नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटी में क्या होता है, लोन सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विडिटी हो जाती है, तो कुछ भी ऐसा वेल डेवलप्ड डेट मार्केट यहाँ नहीं है। उसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, अभी हम लीगल रिस्क भी पढ़ेंगे, कि देयर आर नो प्रॉपर लॉज, कोई स्टैच्यूटरी प्रोविजंस नहीं बने हुए हैं। फोरक्लोजर लॉज जो होते हैं वो सेफ गार्ड करने के लिए होते हैं, रूल्स बताने के लिए होते हैं, बट यहाँ पे कोई भी ऐसे लॉज नहीं बने हुए हैं जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के फेवर में हो। सो दीज आर अ फ्यू प्रॉब्लम्स जो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में आपको हो सकती हैं। उसके बाद में देयर इज़ वन मोर टॉपिक, और वो होता है कि ये जो हमारे सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि ये जो लोन्स से हमने ये जो सिक्योरिटीज़ बनाई हैं, इसको हम किस किस तरह से बना सकते हैं। अब इसके भी ना कुछ कैटेगरीज है, कुछ टाइप्स हैं। तो एसपीवी का जो भी मन करता है, जो कैटेगरी बनाने का मन करता है, वो बनाता है। पहली कैटेगरी होती है आपकी पीटीसी, यानी कि पास थ्रू सर्टिफिकेट्स। इसमें क्या होता है ना, इसमें जो भी बोरोवर से आया वो सारा का सारा एज इट इज़ दे दिया जाता है किसको, इन्वेस्टर्स को। अब वो चाहे इंटरेस्ट आ रहा है, चाहे प्रिंसिपल आ रहा है, चाहे कुछ भी आ रहा है, जैसा कैश आया एज इट इज़ दे दिया, तो पास थ्रू सर्टिफिकेट्स ना। ये क्या होता है आपका पीटीएस, दैट इज पे थ्रू सिक्योरिटी। यहाँ पे एसपीवी जो है वो कुछ रीस्ट्रक्चरिंग अगर उसको करनी है तो वो कर सकता है। तो वो रीस्ट्रक्चरिंग किस तरह से करता है ना, वो रीस्ट्रक्चरिंग करता है, ट्रेंचेस बना देता है, ब्रांचेस बना देता है। अब एक ट्रेंचिंग हम लोगों ने रिस्क लेवल के लिए करी थी, बट यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जो मतलब ट्रेंचेस बनते हैं वो एसपीवी अपने मन से बनाता है। अब होता ये है कि ये जो लोन्स है, अब श्याम ने तो बहुत अलग अलग कैटेगरी के लोन्स दे दिए एसपीवी को। इन लोन्स में कुछ कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लोन्स हो सकते हैं, कुछ कुछ लॉन्ग टर्म पीरियड के लोन्स हो सकते हैं। सो देयर कैन बी अ वैरायटी ऑफ लोन्स विद डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स, विद डिफरेंट डिफरेंट रीपेमेंट पीरियड्स। तो अब यहाँ पर जो एसपीवी है वो क्या करता है ना, वो ईएमआई को रिस्ट्रक्चर कर सकता है, अलग अलग ट्रेंचेस क्रिएट कर सकता है। और इसमें क्या कर सकता है ना, जैसे सपोज किसी का 5 ईयर का लोन है, किसी का 10 ईयर का लोन है, तो वो उसको मिक्स कर कर एक क्या बना सकता है, एक प्रॉपर एक ट्रेंच बना सकता है। और फिर वो क्या कर सकता है ना, वो जैसे सपोज उसने किसी का मतलब जो लोन था वो उसने जैसे शॉर्ट टर्म पीरियड का लोन था, या फिर 5 ईयर्स का लोन था सपोज वो, और उसने क्या करा, उसने उसका जो रीपेमेंट था वो 3 ईयर्स में ही कर दिया। जैसे सपोज कोई लोन आपका है 5 ईयर्स का, तो 5 साल तक उसकी ईएमआई आएगी, और उस 5 साल के लोन से क्या बनी हुई है, वो सिक्योरिटी बनी हुई है। अब 5 साल में ईएमआई आएगी, तो दैट मीन्स 5 साल के अंदर अंदर ही आप उसका रिटर्न दे पाओगे इन्वेस्टर्स को। बट हो करेगा क्या ये, मतलब अगर इसका मन करेगा एसपीवी का, वो इन 5 साल की जगह ना 3 साल का ही 3 साल का ही क्या कर देगा, 3 साल के अंदर अंदर ही जो भी इसकी सिक्योरिटीज़ है उनका रिटर्न दे देगा, और बाकी के 2 साल वो क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर पैसे को री इन्वेस्ट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। सो दिस इज अप टू हिम, मतलब अप टू हिम का मतलब अप टू इट, एसपीवी के ऊपर होता है। वो बेसिकली आपको वर्ड जो ध्यान रखना है वो रीस्ट्रक्चरिंग रखना है, ठीक है। उसके बाद में एक और कैटेगरी होती है, और वो होती है आपकी स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज़। स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज़ में क्या होता है, हम लोग इस टाइप से सिक्योरिटीज़ बनाते हैं कि कुछ कुछ सिक्योरिटीज़ में हम केवल इंटरेस्ट वाली देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, कुछ कुछ सिक्योरिटीज़ में हम केवल प्रिंसिपल देते हैं। तो जो भी इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको इंटरेस्ट मिल जाता है, और जो भी प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको प्रिंसिपल मिल जाता है उन इन्वेस्टर्स को। और जब भी यील्ड टू मैच्योरिटी मार्केट में होती है, तो जो प्राइस होता है ना प्रिंसिपल ओनली वाला, वो जनरली गिर जाता है। लेकिन इंटरेस्ट वाली जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उसमें क्या होता है, जैसे जैसे रेट बढ़ता है वैसे वैसे उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पर एक आप कह सकते हो एक फीचर होता है इंटरेस्ट ओनली और प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज़ का। तो यहाँ पे ऐसा होता है। तो फर्स्ट वाले में पास थ्रू सर्टिफिकेट में जैसा आया वैसा दे दिया,
पीटीएस में पे थ्रू सिक्योरिटी में अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से दिया, और स्ट्रिप्ड वाले में क्या होता है, अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट। मतलब एक तरह से आपका लोन ही तो जा रहा है ना इन्वेस्टर्स के पास में, लोन का ही रिपेमेंट। तो वो चीज़ की यहाँ बात हो रही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स। इफ़ वी टॉक अबाउट दैट किस तरह से यहाँ पे प्राइसिंग रखी जाती है जो सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इसमें ना प्राइसिंग दो लोगों के एंगल से दी जाती है। तो ये दो लोग वो होते हैं जिनकी वजह से सिक्योरिटाइजेशन पॉसिबल होता है। यानी कि सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं उस इंसान की जो ये सिक्योरिटाइजेशन स्टार्ट करता है, जो कि होता है हमारा ओरिजिनेटर। और वो लोग जो एक्चुअली इसका एंड पॉइंट होते हैं, जिनकी वजह से ओरिजिनेटर को भी एक तरह से पैसा मिल पाता है, और वो होते हैं आपके इन्वेस्टर्स। इसकी जो सिक्योरिटीज़ इसके जो लोन्स हैं, अल्टीमेटली यही तो सिक्योरिटीज़ बनते हैं और ये सिक्योरिटीज़ ये खरीदते हैं। तो इन दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से, इन दोनों के ही एंगल से हम लोग प्राइसिंग देखते हैं। तो ओरिजिनेटर के एंगल से किस कैसा प्राइसिंग होना चाहिए सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स का। तो देखो, ओरिजिनेटर क्या करता है, ओरिजिनेटर जब अपने ये लोन्स को किसको जा कर के देगा, एसपीवी को देगा, तो ये किस प्राइस पे होगा, तो ये प्राइस वो होगा जो कि उसको कोई एक्स्ट्रा लॉस नहीं हो, मतलब कोई उसको लॉस नहीं हो, कुछ इसको एक्स्ट्रा आउटफ्लो ना हो। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा आउटफ्लो उसको ना हो। अब होता ये है कि जब जो मतलब आपका ओरिजिनेटर है, वो एसपीवी को जब ट्रांसफ़र करता है ना, तो कुछ खर्चे भी होते हैं, जैसे बहुत सारी कॉस्ट लगती हैं और भी चीज़ें होती हैं, मतलब एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है ये। तो कुछ चार्जेस लगते हैं, तो वो चार्जेस भी कवर हो जाएँ, फिर जो उसको पैसे चाहिए वो मिल जाएँ, तो एक ऐसा प्राइस वो रखता है अपने लोन्स को बेचने के लिए, जिसके बदले वो एसपीवी से पैसे लेता है, कि उसको कोई भी एक्स्ट्रा आउटफ्लो ना हो, जो भी वो मतलब दे रहा है उसी में ही उसका हो जाए। तो इट कैन बी प्राइस्ड एट अ रेट एट व्हिच ओरिजिनेटर हैज़ टू इनकर एन आउटफ्लो। उसके बाद में इन्वेस्टर का कौन-सा एंगल होना चाहिए? इन्वेस्टर का एंगल ऐसा होना चाहिए कि उसको जो फ्यूचर कैश फ्लोज़ हैं, वो जब वो वाईटीएम पे डिस्काउंट करे ना, तो वो कैसे हो, वो उसको ऐसे मिले कि वो हाई मिले। मतलब जब वो वाईटीएम पे अपने फ्यूचर कैश फ्लोज़ को डिस्काउंट करे, तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि मुझे इन सिक्योरिटीज़ से हाई रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो यहाँ पर प्राइसिंग करते हैं सिक्योरिटाइज़ इंस्ट्रूमेंट्स की। अब यहाँ पर सिक्योरिटाइजेशन में ना कुछ रिस्क्स भी होते हैं, लाइक अभी हमने प्रॉब्लम्स तो पढ़ी ही थी, कुछ रिस्क भी होते हैं। व्हाट आर द रिस्क्स इन सिक्योरिटाइजेशन? तो रिस्क होते हैं आपके तीन तरीके के। पहला होता है आपका क्रेडिट या फिर काउंटर पार्टी रिस्क। तो आपको जैसे नाम से ही समझ में आना चाहिए, काउंटर पार्टी का मतलब जो सामने वाली पार्टी का रिस्क रहता है। उसके अलावा एक होता है आपका लीगल रिस्क, और एक होता है आपका मार्केट रिस्क। अभी एक चैप्टर 2 है रिस्क मैनेजमेंट, उसमें भी हम लोग बहुत सारे टाइप के रिस्क पढ़ेंगे, बट ये 3 रिस्क आपको ध्यान रखने हैं फॉर सिक्योरिटाइजेशन। तो कौन-कौन से यहाँ पर रिस्क होते हैं? तो क्रेडिट रिस्क क्या रहता है? क्रेडिट रिस्क ये रहता है, या काउंटर पार्टी रिस्क ये रहता है कि कहीं सामने वाली पार्टी ऐसा तो नहीं है कि बैंकरप्ट हो जाए या पैसे ही ना दे पाए। लाइक हमारे केस में जो श्याम था, जो ओरिजिनेटर था, व्हाट व्हाट विल हैपन कि अगर क्रेडिट एनहांसर भी जो भरपाई है वो ना कर पाए, जो श्याम है वो बैंकरप्ट हो जाए और क्रेडिट एनहांसर भी भरपाई ना कर पाए, तो क्या कर लोगे? कैसे पैसा निकलवाओगे? दूसरी प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि यहाँ पर ना कुछ भी प्रॉपर लीगल नहीं है, मतलब कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं बना हुआ है, एंड ड्यू टू दैट क्या होता है ना, देयर इज़ ऑलवेज अ लीगल रिस्क कि कोई भी अगर लीगल डिस्प्यूट आता है ओवर द ओनरशिप ऑफ असेट्स कि ये लोन्स किसके हैं एक्चुअली, या फिर कुछ भी अगर इन्वेस्टर्स के पे आउट्स में अनसर्टिनिटी रहती है, तो देयर इज़ नो वन टू लिसन टू देम। उसके बाद में मार्केट रिस्क जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक, एक होता है आपका प्रीपेमेंट रिस्क, और एक होता है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क, तो मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क में क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क में ये होता है कि अगर आपकी इंडस्ट्री डाउन चली गई, मतलब ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ी है ना, 12th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में, कि माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स।
तो मतलब कि जब हम एक लार्ज लेवल की बात करते हैं तो उसके फैक्टर से रिस्क राइज होते हैं कि अगर सपोज कोई इंडस्ट्री में डाउनफॉल आ गया या जैसे कोविड ही आया था, तो इसने मैक्रो लेवल में इन्फ्लुएंस करा था इंडस्ट्रीज़ को। उसके अलावा देयर इज़ अ सेकंड टाइप ऑफ रिस्क जिसको हम बोल सकते हैं प्री पेमेंट रिस्क। तो प्री पेमेंट रिस्क ये होता है कि जैसे अगर पता लग गया बोरोवर्स को कि आगे चल के जो है वो रेट्स बढ़ सकते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, प्री पेमेंट कर सकते हैं। अब प्री पेमेंट करेंगे और बैंक ने तो लोन को बेच रखा है एसपीवी को, तो वो फिर कैसे उनको रिकवरी करेगा, तो ये यहाँ पर जो है वो एक रिस्क रहता है। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट रिस्क होते हैं। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क में ये रहता है कि जैसे श्याम बोरोअर से तो फ्लोटिंग रेट पे लेता है, लेकिन एसपीवी को वो क्या करता है, एक फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट लेता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है ना, एक मिसमैच हो जाता है दोनों के इंटरेस्ट में, यानी कि श्याम जो है ये जैसे बोरोअर्स है, इनसे तो क्या कर रहा है, वो जो रेट ले रहा है वो फ्लोटिंग रेट ले रहा है। लेकिन ये जब एसपीवी को जो मतलब आरपीवी देता है ना रिटर्न्स वगैरह, वो किस पे देता है, वो फिक्स्ड रेट पे देता है। तो फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट में जो एक डिफरेंस आता है, ये आप लोग और चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ोगे एएफएम के, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उस डिफरेंस की वजह से देयर इज़ अ काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब ये जब मैं रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर रिवाइज करवाऊंगी ना, तो ये दोबारा से वहाँ पे तीनों टाइप के रिस्क जो है आपके लिए रिपीट कर दूंगी, सो दैट आप जब उस वीडियो को सुनो तो रिस्क में कंफ्यूज नहीं हो। मैंने ये पर्सनली अपने लिए भी किया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। अब ज़्यादा नहीं बचा ये चैप्टर, बहुत छोटे छोटे से ना दो आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बचे हैं। तो पहला आपका है टोकेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज दिस टोकेनाइजेशन? टोकेनाइजेशन, रुक जाओ नाम लिख दूँ टॉपिक का। एंड अगर आपको ये समझ में आ रहा हो चैप्टर, यहाँ तक आ गए हो अगर वीडियो में, प्लीज़ कमेंट कर देना, सो दैट मैं ये डिसाइड करूँ कि मैं आगे वीडियो रिकॉर्ड करूँ या नहीं करूँ, है ना। चलो, टोकेनाइजेशन क्या होता है? तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हमारी वही पार्टीज रहती हैं। जैसे ये शाम है, उसने क्या करा, उसके पास में 500 होम लोन थे। अब उसने क्या करा, उसने इन होम लोन्स को लिया और इसको कन्वर्ट कर दिया टोकन्स में। किस में कन्वर्ट कर दिया, टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर क्या हुआ ना, ये टोकन्स जो हैं, ये टोकन्स आपके कहाँ चले गए, ये टोकन्स आपके चले गए एक ब्लॉकचेन की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके टैंजिबल और इनटैंजिबल असेट्स होते हैं, लाइक ये टैंजिबल असेट्स और भी कुछ, अगर आपके गुडविल वगैरह इस टाइप के इनटैंजिबल असेट्स हैं, तो ये बन जाते हैं ब्लॉकचेन के टोकन्स। क्या बन जाते हैं, ब्लॉकचेन के टोकन्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट ना करके हम लोग टोकन, ब्लॉकचेन टोकन्स में कन्वर्ट कर देते हैं ना। इसमें क्या होता है, इसमें हम इलिक्विड असेट्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इनटू लिक्विड प्रोडक्ट। तो एक तरह से है तो ये भी एक तरीके की टाइप ऑफ लिक्विडिटी ही। तो आप कह सकते हो दैट इट इज सिमिलर टू सिक्योरिटाइजेशन, इट रिजेंबल्स द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। मतलब जो प्रोसेस सिक्योरिटाइजेशन में होता है वैसा सा ही प्रोसेस इसमें रहता है, लेकिन ये सिक्योरिटाइजेशन से डिफरेंट होता है बिकॉज यहाँ पर हम लोग किसी एसपीवी को नहीं बेच रहे हैं, कोई इन्वेस्टर यहाँ आके इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, रादर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ब्लॉकचेन टोकन्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब कुछ सिमिलैरिटीज़ ये रहती हैं यहाँ पे कि इसकी वजह से इलिक्विड असेट्स लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं। देन यहाँ पर हमको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है क्योंकि हमने ब्लॉकचेन टोकन्स के में कन्वर्ट कर दिया है। तो या तो मतलब अभी तक तो ये जो श्याम था सिटी बैंक का लोन मैनेजर, इसको सिर्फ एज अ लोन ही ट्रीट कर रहा था, बट जब वो टोकनाइजेशन के प्रोसेस में आ जाता है तो वो इसको क्या करता है, कुछ और ज़्यादा उसमें डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है। फिर यहाँ ट्रेडिंग भी कर सकते हैं हम, जैसे कि हमारी सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस में रहती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। तो टोकेनाइजेशन के बारे में इतना ही दे रखा है नोट्स में, तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में जिसका नाम है ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर ना कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैंने जो आपको बोला था वो बोला था ब्लॉकचेन टोकन्स। अब यहाँ पर क्या है, ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन DLT, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। तो हम लोग टोकनाइजेशन में क्या कर रहे थे, किसी भी असेट को हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे इनटू ब्लॉकचेन टोकन्स। किस में कर रहे थे हम ऐसा, इन
टोकनाइजेशन। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम ये ब्लॉकचेन डिटेल क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं ना उसको एक डिसेंट्रलाइज मैनर में रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक तरह से हम इसको स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे डेटा को। बट यहाँ पर जो हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वो हम लोगों ने इस ऑब्जेक्टिव से करा है कि यहाँ पे हमारा डेटा शेयर हो जाए, डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में आ जाए, लेकिन इस डेटाबेस में हम लोग कोई भी चेंज या ऑल्टरेशन ना कर पाए। तो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं हम डेटा पीयर टू पीयर। एक डिसेंट्रलाइज ओपन लेजर होता है ट्रांजेक्शन्स विद नो ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज इन बिटवीन। लेकिन ये लेजर डेटाबेस जो है इसमें सारी की सारी एंट्रीज जो होती हैं वो परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाती हैं। दैट मीन्स यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस और यू कैन नॉट ऑल्टर इट। कोई भी हम इस टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं कर सकते, कुछ ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। एक बार जो डेटा रिकॉर्ड हो गया वो हो गया, वो फिर चेंज नहीं होगा। अब ये अप्लाई कहाँ कहाँ होता है उसको हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। मैं आपको इसको एक स्टोरी की फॉर्म में ही बता देती हूँ ये भी, कि जैसे हम लोग चलो शाम को ही ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर हुआ आपका SPV, सेफ ट्रस्ट वाला। और इसने क्या करा, इसने शाम को एक न्यू फीचर के बारे में बताया और इसने बोला कि ये आपका जो भी लोन्स का डेटा है ना, इसको आप क्या करो, इसको आप ब्लॉकचेन DLT टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस पर डाल दो और उससे आप क्या बना लो, एक डिजिटल अकाउंट बना लो। क्या बना लो, एक डिजिटल अकाउंट बना लो। इससे क्या होगा, इससे आपकी रिकॉर्ड कीपिंग हो जाएगी और बहुत अच्छे से हो जाएगी वो रिकॉर्ड कीपिंग। कोई थर्ड पार्टी आपको इन्वॉल्व नहीं करनी है, कोई चेंज आप नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। तो ये तो SPV ने इसको शाम को बताया। और SPV ने जब शाम को ये बताया ना, तो SPV ने शाम को कुछ एग्जांपल्स दिए कि ये वाली टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है फाइनेंशियल सर्विसेज में। फाइनेंशियल सर्विसेज में कैसे हो रही है कि हम यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोन के रिकॉर्ड्स रख सकते हो, तो यहाँ आप EMI का रिकॉर्ड रख सकते हो। उसके अलावा आप इसको हेल्थ केयर में भी यूज़ कर सकते हो, पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, बिकॉज़ आपको पता है कि हॉस्पिटल्स में काफ़ी ज़्यादा स्टोर करना पड़ता है हमको पेशेंट्स का डेटा, और वो डेटा भी हमें इस तरह से सिक्योर करके रखना होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करनी होती है। सो फॉर दैट दिस टेक्नोलॉजी कैन बी अ बेस्ट मेथड, क्योंकि इसमें ना तो हम चेंज कर सकते हैं, तो ये खतरा भी नहीं रहता कि जो है कोई चेंज कर देगा डेटा। तो बहुत ईज़िली आप इसको कर सकते हो। देन गवर्नमेंट भी जो है इसको यूज़ करती है, तो ये हेल्थ केयर में यूज़ होता है, गवर्नमेंट भी इसको यूज़ करती है अपने लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह को रखने के लिए। उसके अलावा ये ट्रैवल में भी यूज़ होता है, जैसे पासपोर्ट्स के लिए, IDs का रिकॉर्ड रखने के लिए। एंड ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये आपका यूज़ होता है और भी जगह इसके यूजेस हैं, जैसे इकोनॉमिक फोरकास्ट वगैरह करने के लिए, प्रिडिक्शंस करने के लिए। ठीक है, ट्रैवल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, प्रेडिक्शंस करने के लिए भी यूज़ होता है। तो बहुत सारे इसके अदर यूजेस हैं जिसमें आपको एक तरह से बहुत लार्ज लेवल ऑफ डेटा मेंटेन करके रखना होता है। बट डेफिनेटली इसमें कुछ रिस्क भी है, और वो रिस्क ये रहते हैं कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रिस्क एंड हाउ प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी इज़ टू बी अचीव्ड इन अ ब्लॉकचेन। तो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर एक तरह से नहीं होती है। उसके अलावा अगर आपकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी में ही कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिर से इनएक्यूरेट या अनरिलायबल हो जाएगी। मतलब ये रहता है कि ये टेक्नोलॉजी जो जिस तरह से बनाई गई है वैसे ही फंक्शन कर रही है या फिर इसमें कुछ इनएक्यूरेसी है। उसके अलावा अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना हो तो कुछ चैलेंज भी हो सकता है कि किस तरह से आप यहाँ कंट्रोल लेकर के आओगे। और यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कई बार ओवरलोड हो जाती है, तो इस वजह से कई बार मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। तो क्या-क्या रिस्क रहते हैं, कंट्रोल नहीं हो पाता, मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है, और टेक्नोलॉजी के फेलियर अगर हो जाए तो यहाँ पे मतलब आप टैम्पर यूज़ करना फेलियर की जगह, कि टैम्पर्ड हो जाती है अगर टेक्नोलॉजी, तो देयर इज़ नो वन या फिर जो इन्फॉर्मेशन है दैट कैन बिकम अनरिलायबल या फिर इनएक्यूरेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर सिक्योरिटाइजेशन। आई होप कि ये चैप्टर अगर अभी तक समझ नहीं आया था तो आपको अब शायद समझ आ गया होगा, एंड आई एम श्योर कि 90% लोगों को तो ज़रूर आ गया होगा, क्योंकि ये मुझे भी नहीं आता था। बट मैंने इस तरह से क्रिएटिव इसको बनाया तो मुझे खुद को भी ये बहुत अच्छे से समझ आया, इस वजह से मैं आपको समझा पाई।
बट स्टिल अगर मेरी तरफ से कुछ भी आपको लग रहा हो कि कमी हो रही है, सो डू लेट मी नो सो दैट मैं आपके सजेशंस को यूज़ करके खुद को और बेटर बना पाऊँ एंड आपके लिए और लेक्चर्स और अच्छी तरह से लेके आ पाऊँ। ऑल्सो एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी दैट ये जो मैं स्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, आई मे नॉट बी यूजिंग इट दैट परफेक्टली, बट बिकॉज आई एम अ बिगनर टू ऑल दिस पेन टैब एंड ऑल, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है अपने हाथ को सिंक करने में, बिकॉज नोटबुक पे ही लिखने की आदत होती है। तो उसके लिए फॉर माई हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। कोई भी अगर आपको और हेल्प चाहिए तो डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।